नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बिहार के सियासत की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अख्तरुल को छोड़कर सभी ने पार्टी को छोड़ दिया है। विधानसभा में अब आरजेडी की सदस्यों की संख्या 80 हो गई है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है आरजेडी। जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी है उनके नाम हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद इजहार आसफी, जो कि 8 से विधायक शाहनवाज आलम और बैसी से सैयद रकनुद्दीन और बहादुरगंज से अजहर नायमी है। और इसके साथ ही आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तस्वीर में आप जिन नेताओं को देख रहे हैं उन्हें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बिहार एआईएमआईएम चीफ अख्तरुल इमान और वो 4 विधायक हैं। लेकिन अब ये चारों विधायक आरजेडी का हिस्सा बन चुके हैं और ये विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। जो विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं वो लाल घेरे में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन से और सईद रकनुद्दीन अहमद जो बाइसी से जो है, जो एआईएम में थे। यानी एआईएम को 5 सीटें मिली थी जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकारता दी है। तो तेजस्वी यादव ने आज बिहार की सियासत में एक बड़ा हलचल किया है और एमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया है और एक विधायक अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो शामिल नहीं हुए। बाकी चारों विधायक को उन्होंने शामिल कर लिया और अचानक दोपहर में खुद से गाड़ी चलाकर चारों एमआईएम के विधायकों को लेकर वो विधानसभा पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाकर उन्होंने मुलाकात करवाई। और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, विधानसभा के ठीक बाहर चारों एमआईएम के विधायक के साथ तेजस्वी यादव हैं और बेहद चेहरे पे खुशी और प्रसन्नता झलक रही है। और जाहिर सी बात है, बिहार में अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है। उसके पहले 76 विधायक थे और अगर एमआईएम के चारों विधायक को मिला दिया तो 80 विधायक अब आरजेडी के साथ है। यानी कि बिहार में आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरजेडी के तमाम विधायकों के साथ साथ एमआईएम के भी चारों विधायक मौजूद हैं। अपनी गाड़ी में बैठा कर तेजस्वी यादव विधानसभा से रवाना। और इस वक्त देखिए ड्राइविंग सीट पे, यानी कि बिहार के सियासत पे ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी थी, लेकिन एमआईएम के चारों विधायकों को अपने पाले में कर तेजस्वी ने तमाम समीकरण उलट दिए हैं और इस वक्त आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। तस्वीर है और तस्वीर तेजस्वी यादव जो खुद इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। शर्मा जी क्या वजह होगी? आइए 10 नंबर, आइए ना 10 नंबर, आराम से बैठ के बात करें। तेजस्वी यादव गाड़ी चलाकर अपने एमआईएम के चारों विधायकों को लेकर यहां से निकल गए। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। तो बिहार के सियासत में मानसून सत्र खत्म होने के एक दिन पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, एक बड़ा सियासी उलटफेर किया है यहां पर आरजेडी ने, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सियासी उलटफेर यहीं तक रुकेगा या आगे भी कुछ और नए उलटफेर देखने को मिलेंगे?
देखिए अली, मानसून सत्र छोटी है, 5 दिनों के सत्र है, लेकिन इस 5 दिनों के सत्र में कुछ ऐसे ऐसे हलचल देखने को मिले हैं जो आने वाले समय में बिहार की सियासत को नए रंग दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल ही एक घटनाक्रम में जब सदन चल रहा था और उसमें जेडीयू के विधायक नदारद थे, तो कई तरह के सवाल उठने लगे थे और कल तेजस्वी यादव ने चेतावनी भी दी थी कि आज वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और ठीक अचानक से तेजस्वी यादव गाड़ी चलाकर पहुंचते हैं और 4 एमआईएम विधायक को अपने पार्टी में शामिल करा के बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभर जाते हैं। देखिए, बिहार के सियासत में पिछले कुछ दिनों में कई तरह के चर्चा के बाजार गर्म है और यही वजह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को पिछले 2-3 महीनों में 2 बार आकर नीतीश कुमार से मुलाकात करना पड़ा। और कल जब 1 घंटे की मुलाकात होती है और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को कहना पड़ा कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उसी बीच में तेजस्वी यादव ने एमआईएम के 4 विधायक को मिलाकर बिहार के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे संख्या बल के हिसाब से अपनी पार्टी को कर ली है। और इसके पहले आपको याद होगा अलीम कि बीजेपी ने जब वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर उन्होंने ताल ठोका था कि आज के तारीख में बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में कब बदल जाए कोई आज की तारीख में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अगर आरजेडी के सूत्रों से बात करें तो वो कहते हैं कि अब जेडीयू को लेकर उनकी तलखी नहीं दिखती है। जेडीयू के विधायक भी आरजेडी को लेकर बहुत हमलावर नहीं दिखते हैं। तो अगर आज के तारीख में अगर बोलें कि कल बिहार के सियासत में क्या कुछ हो सकता है तो कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अंदर अंदर कई सारी ऐसी राजनीतिक हलचल चल रही है जिस पर तमाम सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं और हमारी भी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी 7 तारीख महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 7 तारीख को आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके बाद भी बिहार की सियासत में हलचल देखने को मिल सकती है। उसी बीच में आरजेडी की तरफ से आज 4 विधायकों का शामिल होना, आरजेडी में शामिल होना, ये संकेत है कि आने वाले समय में बिहार की सियासत में कोई भी बड़ा उलटफेर अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जातिगत गणना के मुद्दे पर जिस तरीके से आरजेडी के साथ जेडीयू और आरजेडी नजदीक आई है, बंद कमरे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, इफ्तार में नीतीश कुमार के बुलावे पर तेजस्वी आते हैं और तेजस्वी यादव के बुलावे पर नीतीश कुमार उनके घर जाते हैं। तो कई तरह के चर्चा के बाजार गर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदन के अंदर हो या बिहार की सियासत में आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की तलखी देखने को नहीं मिलती, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़े सियासी खिचड़ी पक रहे हैं, लेकिन कई बार होता है। 2015 में हम लोगों ने देखा है कि महागठबंधन को बनते, 2017 में महागठबंधन टूटते देखा है और उसके बाद 2022 में राजनीतिक हलचल तेज है। चूंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पहले कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आनंद, इंतजार करते हैं कि क्या वाकई बिहार में कोई अगला उलटफेर होता है या यहीं तक ये सियासी हलचल थम के रह जाती है। अब आप समझिए कि बिहार विधानसभा में नया समीकरण क्या कहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो बीजेपी को इस वक्त 77 सदस्य हैं बीजेपी के, और वहीं अगर बात करें जेडीयू की तो 45, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 और 1 निर्दलीय। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के अब जो विधायक हो गए उसमें आरजेडी के 80, कांग्रेस के 19, वामदल के 16 और एआईएमआईएम के 1, यानी कि अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। उसके बाद सत्ता पक्ष का समीकरण अब यह बन जाता है और विपक्ष का समीकरण एक तरफ आप देख सकते हैं। और एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर बीजेपी ने कहा है कि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तकनीकी रूप से निश्चित रूप से राजद बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन जो 4 विधायक गए हैं वो पुराने सदस्य हैं राजद के। वो 4 राजद में ही काम करते थे पहले, तो अभी के पुराने घर में लौट गए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और निश्चित रूप से बधाई हो उनको कि उन्होंने 4 विधायकों को शामिल करा दिया। और बड़ी खबर झारखंड के बोकारो से आ रही है, जहां पर इंडियन बैंक से 40 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 6 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हथियार और बम से लैस थे अपराधी। गार्ड को अपराधियों ने घायल कर दिया है। बैंक कर्मियों और कैशियर को बाथरूम में बंद कर दिया। लॉकर का सारा कैश लेकर अपराधी फरार हो गए। तो 6 अपराधी बम और हथियार से लैस होकर आते हैं और झारखंड के बोकारो में इंडियन बैंक से 40 लाख रुपए की लूट कर चलते बनते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कर्मचारी और कैशियर को बंधक बनाकर बाथरूम में लॉक कर दिया जाता है, वहीं बैंक के गार्ड को जख्मी कर दिया जाता है।
और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हुई नृशंस हत्या की बिहार के सभी दलों ने कड़ी निंदा की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। बड़ा निंदनीय घटना है उदयपुर का और ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमारे हिसाब से तो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी की सज़ा कोर्ट देनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि ऐसा करने का यही दुर्दशा होगा। कानून के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई करके फांसी की सज़ा देनी चाहिए, तब जा कर के न्याय संगत बात होगी। और किसी को समाज में इस प्रकार के विद्वेष की भावना जो इस प्रकार से बहुत ही निंदनीय है, दुखी करने वाला है। और हम सभी समाज के लोगों से अपील करेंगे कि किसी भी विषय पर लोकतंत्र में अहिंसा कभी रास्ता नहीं हो सकता और इस प्रकार के हिंसात्मक काम करना कभी भी शोभा नहीं देता है और इससे सभी लोग का, समाज विशेष का, धर्म विशेष का, सबका अपमान होता है। देखिए, वह तो इतना निंदनीय घटना है कि जिसका चर्चा भी नहीं किया जा सकता है। उतना घटिया काम तो होना ही नहीं चाहिए और उसमें भी इस तरह से किसी को कहना और हत्या के बाद और कुर्सी पर बैठ करके जिस तरह से वो बोल रहा था, वो इतना निंदनीय घटना है जो कि नहीं होना चाहिए। वो इतना बड़ा अपराध है, इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा हमला है। उन सब के खिलाफ हम सब लोगों को होना चाहिए। जो उसके दो मुलजिमान हैं वो पकड़े गए हैं फास्ट ट्रैक चला करके। आप देखिए, अशोक गहलोत जी का ट्वीट भी आया है, फास्ट ट्रैक चला करके उन दोनों मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो कानून सम्मत होगा और दिया जाएगा। कोई उसके पक्ष में नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा अपराध, धर्म के नाम पे अपराध, ये जुल्म है, ये गलत है। हम उस परिवार के, कन्हैयालाल के परिवार के साथ हम लोग सब लोग शामिल हैं, उसके दुख में शामिल हैं। और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने उदयपुर के घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो जहर देश में बोया जा रहा है उसी का ये परिणाम है। ये महारोग लील जाएगा इस देश को, इसकी सभ्यता को। माहौल में हिंसा आ गई है, जुबान में हिंसा है। हमारे वाक्य की संरचना देखिए, किस तरह से संवाद होता है पक्ष विपक्ष में, घरों में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे। तुष्टीकरण, अरे साहब, यह मौत हो रही है, किसी की भी मौत हो, यह संदेश है कि लोकतंत्र की आत्मा मर रही है। सीतामढ़ी के मेजरगंज के रसूलपुर में बागमती नदी का कटाव जारी है, जिससे दहशत में आ चुके लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। लोगों के पलायन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव का आपको एक दुखदाई मंजर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से बागमती नदी के अभिशाप का सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह दर्दनाक तस्वीर इसे कही जा सकती है क्योंकि लोग ईंट जोड़कर अपना आशियाना किसी तरीके से बनाते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई उसमें अपनी झोंक देते हैं, लेकिन उसी आशियाने को जब अपने हाथों से तोड़ना पड़े तो दुख और तकलीफों का पहाड़ किस तरीके से इंसान के शरीर पर गिरेगा या आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। जिन्होंने अपने आशियाने को बनाया था उन्हीं से बात करते हैं। बताइए, क्यों तोड़ रहे हैं? नदी के डर से सर। क्या मारपीट ढाई हो रहा है। ढाई हो रहा है जी। तो आपका अब घर कट जाएगा? जी कट जाएगा। घर तोड़ रहे हैं तो कहाँ बस की करूं? पैसा लगा होगा घर? बहुत पैसा की बहुत हैरानी हुआ है। अब सालों भर नहीं सूख किए और घर ढह गया। नहीं, वहाँ नदी था सर, बहुत दूर वाला नदी था सर। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, अपना आशियाना को लोग खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और मजबूरी है क्योंकि बागमती नदी आ चुकी है बगल में और अब इस घर की बारी थी तो लोग किसी तरीके से घर की संपत्ति को बचाने के लिए, उसके ईंट को बचाने के लिए, उसके दरवाजे को बचाने के लिए, उसकी खिड़की को बचाने के लिए जल्दी से घर को तोड़ रहे हैं और जो बचने वाला चीज है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह दुखद नजारा सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव की है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण पूर्णिया में कनकई, महानंदा और परमान नदी उफान पर है। कनकई नदी के भीषण कटाव के कारण बायसी प्रखंड का ताराबाड़ी टापू बन गया है। बायसी से ताराबाड़ी जाने वाली रोड कट गई है, जिस कारण हर तरफ से ताराबाड़ी का संपर्क टूट गया है।
अब यहां जाने का एकमात्र साधन नाव ही है। वहीं बैसा प्रखंड के असियानी पंचायत के बालू टोला और खाता टोला में के बीच मुख्यमंत्री सड़क कनकई नदी के भीषण कटाव की चपेट में आ गया है, जिस कारण इस इलाके के हजारों लोगों का आवागमन ठप हो गया है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नवादा में ककोलत जलप्रपात में अचानक जलस्तर बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इलाके में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद जलस्तर बढ़ गया है। झारखंड के इलाकों में बारिश हो रही है और उससे भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। सभी पर्यटकों को यहां से निकाल लिया गया है। गोविंदपुर के एकतारा गांव में प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात है, जहां से सभी जो पर्यटक पहुंचे हुए थे, सभी लोग पहुंचे हुए थे, उनको खतरों को देखते हुए निकाल लिया गया है। राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश ने जहां नगर निगम प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है, वहीं पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल जमाव ने अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मॉनसून की दूसरी बारिश में ही एनएमसीएच के मेडिसिन विभाग में जल जमाव हो गया है, जिससे वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिसिन विभाग में जल जमाव होने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन मोटर लगाकर पानी निकासी करने में जुट गया है। इसका पानी पहला पानी में इतना बढ़ गया और पानी बरसे लगा की है, दिक्कत हो रहा है। देखिए आप देख ही रहे हैं, जो देखने वाला चीज़ है, परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, खाना पीना ऐसे ही जानते हैं एकदम कि जाने में ना आने में बन रहा है। पूरा पानी से भरा हुआ है। सब मरीज लोग सब बीमार है, सब बहुत मुश्किल हो रहा है। व्यवस्था सब ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। पानी हल्का सा तेज हुआ तो जमा था, अब ठीक है। तो कितना देर का बारिश है और इस तरह का बारिश? आधा घंटा का हुआ था, इसमें थोड़ा बहुत। पटना के करबिगैया इलाके में जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आने जाने वाले राहगीरों को घुटनों तक पानी में जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो हर बार बारिश में यही हाल होता है। लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी की सूरत काफी बिगड़ चुकी है। राजधानी के हम अभी करबिगैया इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि जल जमाव की क्या स्थिति है। देर सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद कहीं ना कहीं जो नगर निगम के दावे हर साल होते हैं, उस दावों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। और ये मानसून की पहली भारी बरसात है और इस बरसात ने राजधानी के इस करबिगैया इलाके में देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बना रखी है। लोगों को आने में जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और गाड़ी जो जा रही है, गाड़ी के आधी गाड़ी कम से कम उस पानी में डूबे हुए हैं। स्थानीय लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कितनी परेशानियां हो रही हैं इस जल जमाव से। कितनी परेशानियां हो रही है जल जमाव? यहाँ तो बहुत परेशानी हो रहा है, भट्ठुना पानी लगा हुआ है, आने जाने में दिक्कत होता है। तो नगर निगम को इसके लिए उपाय नहीं करता है? नगर निगम सब सुता हुआ रहता है, बरसात में सब पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में है, मीटर लगा हुआ है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं होती है जिससे कि जल जमाव की समस्या नहीं हो सके। और अभी तो शुरुआत हुई है, बरसात की शुरुआत हुई है, मानसून की पहली भारी बरसात है और अब अगर अभी ये हालात हैं तो आगे जो पूरा मौसम बचा हुआ है बारिश का, उसमें क्या स्थिति होगी इसकी आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो राजधानी में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। बारिश से कंकड़बाग, हनुमान नगर सहित कई मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो जल जमाव की तस्वीरें कई जगह से आ रही हैं। सिटी इलाके के अशोक राजपथ में बारिश के कारण सड़क के दोनों ओर बने गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से कई गाड़ियां सड़क पर फंस गईं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। इन गड्ढों को नमामि गंगे परियोजना के तहत खोदा गया था। बारिश के कारण बने इन गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही है। और वहीं पटना सिटी में हुई झमाझम बारिश ने पटना नगर निगम प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। झमाझम बारिश से पटना सिटी के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पटना सिटी के वार्ड संख्या 60 में घुटने तक पानी भर गया है।
और इधर लखीसराय में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आंधी की वजह से बिजली आपूर्ति हालांकि बाधित हो गई है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें, जोहार झारखंड में।